शहबाज शरीफ साहब जो सोच के आए थे उसका जनाजा सियासी जनाजा निकल गया। उनकी अपनी भतीजी से नहीं बन रही, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। उसकी भतीजी कह रही है कि अब्बासी को, खाकान को बनाओ सदर। मेरे मोकल तो ये कहते हैं कि बचत नहीं है उसकी। बाकी अगर वो अपना दूसरा फार्मूला अपनाए जिसके तहत ये हमेशा एक रास्ता निकालते हैं तो वो एक अलग बात है। मुझे तो चीनी और आटे वाले और आईपीपी का लंबा काम हो गया, वरना ये सारे चोर चकारी जो है इमरान खान के दौर में अंदर होंगे। 6000 अरब की करप्शन का मामला है। सो उसमें वजीर हुआ, फकीर हुआ, पीर हुआ, सारे रगड़े जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लाहौर में कोरोना जो है वो ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। 24 घंटों में 214 नए मरीज़ सामने आए हैं और लाहौर में कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद 1157 तक पहुंच गई है। और पंजाब में 475 नए केस जो हैं रिपोर्ट हुए हैं और 5326 इनकी तादाद हो गई है, जिनमें 768 जो हैं वो ज़ायरीन सेंटर में मौजूद हैं, 1922 जो हैं वो रायबंड से मुंसलिक अफराद हैं, 86 जो हैं वो कैदी मौजूद हैं, 2550 आम शहरी कोरोना के शिकार हुए हैं। गुजरावाला में 122 है, सियालकोट 101 है, नारोवाल 15 है, गुजरात में 211 शहरियों में तस्दीक हुई है, रावलपिंडी में 157 और विहाड़ी में 49, फैसलाबाद में 52, रहीम यार खान में 62, सरगोदा में 43 मरीज जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं और 28 मरीज़ों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। ये सूरत हाल है जो आप हर हेडलाइन में और हर प्रोग्राम की इब्तदाइया में सुन रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। लेकिन आप जब ग्राउंड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सर्वे करते हैं पूरे शहर का, तो आप हैरान हो जाते हैं और शशदर रह जाते हैं कि ये चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है। और इसके बाद बेशुमार आज शहर में विज़िट करते हुए देखा कि वायलेशन की इंतहा और 0.5% जो है लाहौर की आबादी का शायद वो इम्प्लीमेंट कर रहा हो, रूल्स और रेगुलेशंस को मान रहा हो। बाकी जितनी आबादी बचती है वो जो है वो वायलेशंस कर रही है और उन वायलेशंस का गवर्नमेंट भी उसे देख रही है, मीडिया भी दिखा रहा है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई मामला नहीं। अब आप ये देखें कि तशवीश की लहर दौड़ती है जब डॉक्टर्स इस पर बड़ी सख्ती से बात करते हैं कि भाई ये क्या आप लोग कर रहे हैं। इसमें हुकूमत जब क्रेडिट लेती है कि लॉकडाउन की वजह से तादाद कम हुई है, तो हुकूमत ही जब इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखती और बिल्कुल ऐसे है कि जैसे पूरे का पूरा शहर ऑटो पे चल रहा है और कोई इसका शायद वाली वारस नहीं है, कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है, शायद किसी को फिक्र नहीं है, शायद कोई देखना नहीं चाहता, हंसता बसता शहर, इस तरह के हालात बने हुए हैं। इस कदर लोगों का जो है वो, और ये बात जब तय हो गई गवर्नमेंट को पहले हफ्ते में जब पता चल गया कि लोगों ने नहीं माननी, आपको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। और आप सब्ज़ी मंडियों के हालात देखें, जहाँ से लोगों ने ख़रीदारी करनी है उसके हालात देखें, इवन पकौड़े समोसों वाले, बेकरी वाला, जहाँ भी आप जाएँ हालात इस कदर ख़राब हैं कि आप विजुलाइज़ नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और उसके बाद हम सब ये उम्मीद रखें कि हालात बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे, ये उम्मीद रखें कि हालात जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे और उसके बरक्स जो है वायलेशन की इंतहा कर दें, तो ये फिर मामला जाएगा किस तरफ। टॉक शो में हुकूमत की पॉलिसी लोगों तक जाती है ताकि वो कोऑपरेट कर सके। जब हुकूमत इम्प्लीमेंट करने पहुँचे तो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने नहीं पहुँचती, या उसका जो है वो आप उसका गवर्नमेंट की रेट जो है वो कहीं ना देखें और ये एक्सपेक्ट करें कि सोसाइटी खुद से करेगी, तो सोसाइटी तो नहीं करेगी, वो तो बता चुकी है। फिर इन दिनों में अभी भी आप बैठ के मुकालमा कर रहे हो सोसाइटी से कि नहीं आप बात मान लें, आप ये कर लें, आप वो कर लें, तो इस तरह ये चीज़ें ज़्यादा ख़राबी का शिकार हो जाएंगी। आप लॉकडाउन में नरमी लाजमी कीजिए, लेकिन किसी जगह कोई डिसिप्लिन पूरे लाहौर में कोई दिखा दें कि किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग वाले जो स्लोगन है उसे अडॉप्ट किया हो, किसी एक जगह दिखा दें, आपको नहीं मिलेगा। नामुमकिन है पूरे लाहौर में आपको मिल जाए कि कोई किसी भी जगह आप ख़रीदारी कर रहे हैं या पब्लिक जो है वो वहाँ से गुजर रही है, तो वहाँ गुजरते हुए वो किसी भी तरह का जो SOP है उसे अडॉप्ट करे, बड़ा मुश्किल है। इसी पे बात करेंगे। नासिर सलमान साहब तर्जमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ हैं, रहीला खादिम हुसैन साहब तर्जमानी करेंगे नून लीग की, डॉक्टर सलमान काज़मी साहब जनरल सेक्रेटरी YDA के मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर शाहिद मलिक साहब जनरल सेक्रेटरी PMA मेरे साथ हैं, सेंटर साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के, वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर शाहिद मलिक साहब से करना चाहता हूँ। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। मलिक साहब आप खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया सर। मलिक साहब ये आप क्या देख रहे हैं सारा दिन, तो ना तो हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर सकी है
और सोसाइटी ने रिस्पांस जो है वो 0/0 दिया है। तो इन हालात में क्या आप देख रहे हैं, फिर हालात किस तरफ जाएंगे? हाँ साहब, दो तरीके हैं। देखें, एक है एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव, एक डिजीज का पर्सपेक्टिव, एक नेशनल पर्सपेक्टिव। जी, नेशनल लेवल पे हमारी तैयारी डे 1 से डिफेक्टिव थी। हमने 20 दिसंबर को इनको बता दिया था कि ये पैंडेमिक जनरेट हो रहा है और जनरेट करेगा वुहान से, और ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तोड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आना है। और हमारी प्रिपेयर्डनेस का लेवल ये था कि जब ये क्राइसिस बनना शुरू हुआ तो हमारा सिस्टम एग्जॉस्ट भी नजर आया और हमारा सिस्टम बिल्कुल लंबी लंबी सांसें लेकर गॉसिप करता हुआ भी नजर आया। अब सूरत देखें कि अब मैं आपके सामने खास साहब एक जिक्र करना चाहता हूं स्वीडन मॉडल का। स्वीडन के अंदर लॉकडाउन उन्होंने नहीं किया, जो किया बिल्कुल हल्का सा, इसलिए कि वो डिसिप्लिन सोसाइटी थी, उनके रवैये ठीक थे, उन्हें सोसाइटी में मूव करने का तरीका था। हमारा आप सोसाइटी के अंदर देख लीजिए, हम कानून को तोड़ना अपना फर्ज ऐन समझते हैं। अभी आप बाजार में निकल के देखिए कि एक चीज जो डिले की जा सकती है उसके ऊपर भी लंबे लंबे रश है और अनड्यू क्यों तोड़ने का अमल जारी है कि मैं पहले ले जाऊं। ऐसी सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के तरीके से मेंटेन करना होता है, ये स्टेट ने करना होता है। आपको याद होगा खान साहब, कुछ देर पहले एक लेबर इंस्पेक्टर हुआ करते थे। लेबर इंस्पेक्टर 8 बजे के बाद दुकान नहीं खुलने देता था। यहां पर देखें, अगर मैं तो कहता हूं कि ये जो लॉकडाउन है इसने तो देखें हमें कुछ नेमतें भी दी है। लाहौर का असर रंग निकला है, यहां पर परिंदे वापस आने शुरू हो गए हैं, ओजोन की रिपेयर हो गई है, और ये तो मेरे हिसाब से ग्लोबल चार्टर बन जाना चाहिए कि साल में 1 हफ्ता ये लॉकडाउन कर देना चाहिए। लोगों को तमीज सिखाने के लिए कोरोना डिजीज आई है शायद, और लोग इसको समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया इस बीमारी को खौफ और हैरत से देख रही है। हमारी सोसाइटी के अंदर ना खौफ है ना हैरत है, हमने इसको मजाक समझा हुआ है। मैं आपको खास साहब एक चीज बताता हूं साइंटिफिक टर्म्स के अंदर, अगर एक बीमारी हो ना फ्लू की, इसे फ्लू डिजीज कहते हैं हम, अगर एक बंदा इन्फेक्टेड हो तो पहला 1,67 डेज में अचीव हो जाता है। ये लॉग है, लॉग लॉ है जो ये डिजीज ओबे करती है। अगला 1,11 दिन के अंदर, उससे अगला 1,00,000 सिर्फ 4 दिन के अंदर इसका स्प्रेड देख लीजिए आप। और आर नॉट, इसकी जो स्प्रेड की एक साइंटिफिक टर्म है एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ की। मैं पब्लिक हेल्थ का प्रोफेसर हूं, टीचर हूं। पब्लिक हेल्थ वाले कहते हैं कि कोविड-19 इसका आर नॉट है 2.5, जो खतरनाक हद तक स्प्रेड वाली बीमारियां उनके अंदर आई है। अब अगर इस स्प्रेड से देखें, डिजीज स्प्रेड होती गई, लोकल ट्रांसमिशन आ गई है 70% पे, लोकल ट्रांसमिशन बढ़ती गई, हमारे सिस्टम के अंदर तो टक्कर की जान नहीं है। आप इसकी ट्रेजेक्टरी देखते जाए ऊपर जाने की तरफ। हमारे सिस्टम के अंदर किसी अस्पताल को देख लीजिए, अब जुल्म देखे इस सिस्टम का। मैं पंजाब का बताने लगा हूं। पंजाब के जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी है वो एक डिपार्टमेंट देख रहा है, और इसका जो इक्विपमेंट है वेंटिलेटर वो दूसरे अस्पतालों के अंदर है। कोऑर्डिनेशन नाम की कोई चीज नहीं है, पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन डिफेक्टिव है, और प्लान्स आर मेड ऑन टावर्स। देखिए हाँ साहब, आप जर्नलिज्म के एक बडिंग गैलेक्सी आपकी, मैं आपको बताऊं कि आपने जब शेयर करना होता है किसी के साथ तो 2 किस्म की कैटेगरी कुरान भी कहता है। एक होता है उलुल अलबाब, उलुल अलबाब होते हैं मैन ऑफ विजडम। आप मैन ऑफ विजडम के साथ मुशावरत करें। यहां पर एक टोला बैठा होता है जिसके साथ मुशावरत की जाती है, वो हर चीज को यस करना अपना फर्ज ऐन समझते हैं। अब एक और मिसाल ले लीजिए, हमने इनको लिख के भेजा और कहा कि डिजीज का कभी कोई मजहब नहीं होता, साइंस ना क्रिश्चियन होती है, ना मुस्लिम होती है, ना यहूदी होती है। यहां पर डैशबोर्ड पहले दिन से चल रहा है जिसके ऊपर आ रहा है जी तबलीगी इतने, जायरीन इतने। इस ट्रेंड की वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हुई है। इंडिया ने लेबल करना शुरू कर दिया कि ये तबलीगियों से भी फैली है। बीमारी तो बीमारी है, आप स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप के तहत इसको मेंटेन कीजिए। दूसरा, WHO ने दी बरियल गाइडलाइंस कि बंदा अगर कोई मर जाए तो उसको कैसे दफनाना है, कैसे गुसल देना है। पहले उन्होंने कहा गुसल का, उन्होंने कहा कि नहीं होगा।
यहां पर अब वो अपनी गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं और हमारा इतना डिफेक्टिव सिस्टम है, उसको बाइबल समझ के हमने उसको मनोवन ओबे कर रहे हैं। हाँ साहब, एक चीज है साइकोलॉजी के अंदर, उसे कहते हैं फोबिया, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जिस घर का बड़ा फौत हो गया ना आज इस कोरोना के अंदर, आप उससे पूछें, पूरी फैमिली एक स्ट्रेस के अंदर है, एक एंजाइटी के अंदर है, वो सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। पता नहीं हमारे बुजुर्ग से क्या गलती हो गई थी कि ना उसका गुस्ल ना उसका जनाजा उठा के और रस्सों में डाल के डेड बॉडी को उसमें डाल रहे हैं। ये पॉलिसी किसने ठीक करनी है? आपने किसी से मुशावरत करनी थी, आपने हर किसी ने की। अब दूसरी सुन लीजिए, तीसरी तजवीज हमने गवर्नमेंट को दी। मैंने खुद लेटर, तकरीबन 10 लेटर हर फॉर्म लिख के भेजे कि खुदा के लिए हमारे मुल्क के अंदर कैपेसिटी नहीं है, आप हाउस आइसोलेशन को मत तोड़े। कोरिया का मॉडल एग्जिस्ट करता है, आप हाउस आइसोलेशन करें, उसके अंदर ब्रेसलेट लगा के उसको मॉनिटर करें। इन्होंने हाउस आइसोलेशन तोड़ी, इधर किसी बंदे गरीब ने टेस्ट करा लिया, उसको ये धक्के मार के पुलिस वाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उठा के लेके आए और डिफेक्टिव इरेक्टेड आइसोलेशन सेंटर के अंदर डाल दिया उसको। वो कैद है उनके लिए पूरी सोसाइटी। अब देखे, मैं आपको कोई बंदा विलिंगली टेस्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, ये बढ़िया हम बातें इन्होंने की हैं। डॉक्टर सलमान काज़मी साहब, मैं आपका टेक लूँगा। रहीला साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं शो में, मैं आपसे भी बात करता हूँ। डॉक्टर साहब काज़मी साहब, अभी मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो ये इसका मतलब है कि ट्रेजेक्ट्री आहिस्ता आहिस्ता खौफनाक हो जाएगी। जैसे वो फरमा रहे हैं कि 67 डेज में अगर 1 लाख होता है तो अगला लाख 11 दिन में हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। जितने इनके पॉइंट्स हैं बड़े वैलिड हैं। ये जिस बीमारी बढ़ रही है, बीमारी कभी भी फ्लैट नहीं हुई। बीमारी के अंदर अब क्रिटिकल मरीज भी आ रहे हैं। पहले तो ये था ना कि सारे ऐसे मरीज थे जिनको कोई अलामत नहीं थी या जिनका सांस नहीं खराब था, कोई ऐसे ही टेस्ट कराता था जाके कि जी फ्लू है या कोई मेरा किसी के साथ कांटेक्ट हुआ है, तो उसके अंदर वो टेस्ट कराता था तो पता लगता था कि यार ये पॉजिटिव आ गया, तो उसको पकड़ते थे, उसको ले जाके आइसोलेट करते थे और उसे कहते थे कि यार तुम किसी और को ना फैलाओ, तो तुम्हें हमने फलां जगह पे रखना है। तो जो अब जो सिचुएशन है, अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, एक आदमी से दूसरे आदमी को, दूसरे से तीसरे आदमी को, और अब टेस्टिंग कम हो जाएगी। लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि लोग छुपाएंगे। लोगों को पता है कि यार पुलिस आ जाती है, मीडिया की गाड़ियां घर पे आ जाती हैं, टीवी पे चलता है कि इस गली के अंदर इतने बंदे आए हैं। वो बाद में उस मोहल्ले में सोशल स्टिग्मा बन जाता है उनके लिए, उन्होंने वहाँ पे रहना है, उनकी नस्लों ने वहाँ पे रहना है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को कि इसको बीमारी की तरह हैंडल करें। मलिक साहब ने एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि ये जो मज़हब के साथ इसको लिंक किया। देखें, इंडिया में एक तो तबलीगी जमात के जो हेड हैं उन पे पर्चा दे दिया उन्होंने इक़दाम कत्ल का। उसके अलावा इंडिया के जितने ज़ायरीन हैं वो ईरान के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, उन्होंने कहा इनको इधर आने नहीं देना इंडिया में। तो प्रोजेक्ट तो यहीं से हुआ है। अभी भी हम डाटे में मुसलमानों को, मतलब इसको रिलीजन से लिंक नहीं होना चाहिए इस डाटे को। ये होना चाहिए लाहौर में इतने मरीज, गुजरांवाला में इतने मरीज, लिंक होने की वजह से प्रॉब्लम पूरी दुनिया में एक मुसलमानों पे ब्लेम आया कि जी इनकी वजह से शायद ये बीमारी फैली। हालांकि बीमारी तो वैसे भी फैल रही है। तो ये कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको 1 घंटे में मॉडिफाई किया जा सकता है। और मेरा ख्याल है कि मलिक साहब जैसे लोगों को और जो PMA के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको हर मीटिंग में जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप बना हुआ है, इनको कोऑप्टेड मेंबर के तौर पे जाना चाहिए। ये लोग फिर भी बेहतर सजेशंस देंगे क्योंकि इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इस सारे काम में। बाकी तो सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक मतलब कोई किसी ओहदे पे है, कोई कहीं और या किसी की जॉब है, हाँ जी, या किसी की जॉब है, तो वो फिर गवर्नमेंट को उस तरह एडवाइस नहीं देते। वो डरते हैं कि यार अगर हम कहेंगे तो ये पता नहीं नाराज ना हो जाए या हमें हटा ना दें। बिल्कुल सही। रहीला साहिबा, अभी आपसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से इसको जो है वो टैकल किया जा सकता है। सोसाइटी का चूंकि जो रिस्पांस था वो तो ज़ीरो आया है, उसमें तो सोसाइटी की जानिब से किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की जा रही। लोग जो हैं वो वायलेशंस कर रहे हैं और इस कदर शदीद कर रहे हैं कि आप बेहतर समझती हैं क्या हालात हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया फहद। सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगी कि अगर आज पहला रोज़ा था और अगर लॉकडाउन की तरफ हम देखें तो हुकूमत की जो SOPs थी उसको बिल्कुल अवाम ने फॉलो नहीं किया। यानी कि हमें फिर हुकूमत को फिर एक दफ़ा से बाहर निकल के अपने उन SOPs के ऊपर इक़दाम करने के, इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कुछ ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे। बहरहाल लॉकडाउन आज लाहौर में कहीं नजर नहीं आया था। देखिए, अगर सोसाइटी की अगर बात नहीं तो पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई तो वहां पर अवाम को अवेयरनेस देनी पड़ी कि ये वबा आपके लिए जानलेवा साबित होगी, और ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों के लिए और आपकी सोसाइटी के लोगों के लिए ये अवेयरनेस सारा था। लेकिन ये सिर्फ हमें मीडिया का हमें इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब तक अगर पाकिस्तान में कोई बचत नजर आ रही है तो वो सारी की सारी अवेयरनेस फैलाई है मीडिया ने और सोशल मीडिया ने। उसके थ्रू लोगों ने अवेयरनेस ली,
अगर मैं ये कहूँ कि हुकूमत ने कोई बर वक्त इक़दाम किए या अब कर रही है तो ये बात सरासर गलत होगी। अभी तक हम पहले दिन वाले उन्हीं मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं कि डॉक्टर्स के पास प्रोटेक्टिव गियर्स, उनकी किट्स मौजूद नहीं है, सेफ्टी किट्स लोगों के पास मौजूद नहीं है, अशिया खुर्दोनोश में जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। यानी कि हम अभी तक उन्हीं मसाइल में घिरे हुए जो हुकूमत को जनवरी के अंदर ही प्लान कर लेने चाहिए थे। जहां आ जाता है सोसाइटी अभी तक हमें रिस्पॉन्सिबल नजर नहीं आई। जितनी नजर आती है आपको 20 से 25%, वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस है मीडिया की या सोशल मीडिया के थ्रू, वरना अदरवाइज अगर आप कहें तो लोगों के अंदर अभी तक वो अवेयरनेस नहीं है। और अब मेरे साथ आप रहे, रहीला बीबी आप मेरे साथ रहे। मैं इससे पहले कि नासिर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, आप देख लें पहले सोसाइटी के हालात इस वक्त क्या हैं और जो बाहर के हालात हैं, और जो प्रोग्राम तमाशा की टीम जो है वो जाके लोगों से बात करके और लोगों की जो सीरियसनेस है इस वबा को लेकर, वो हालात जरा पहले आप एक नजर देख लें हालात क्या हैं। फिर मैं चाहूंगा कि हुकूमत की तरफ से इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जाने। देखें हालात क्या है बाहर के। क्या नाम है आपका? मनान। आपका? एना। किस क्लास में? 3। आप? मैं 6। तो आपको स्कूल से छुट्टियां? जी। किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। तो टीचर ने क्या कहा था, घर बैठना है? जी। तो आप घर बैठी हैं? वो हम शॉपिंग करने आए थे थोड़ी सी। शॉपिंग बाबा कर लेते, आपने क्या किया? बाबा आलूओं का एक थैला आगे टांग लेते। आपको तो घर में समझाना चाहिए, आप उल्टा खुद वायलेशन कर रही हैं। आप बताएं भाई, छुट्टियां किस वजह से हुई थी? कोरोना वायरस की वजह से। तो आप बेटा बाहर फिर रहे? बस शॉपिंग करनी थी। बेटा वायरस से बचने के लिए घर बैठना जरूरी है। घर बैठ के बच्चे जो है ना वो परेशान हो गए हैं, तो हल्की फुल्की वोटिंग करवाने के लिए घर से निकले। मंडी साथ ही है हमारे। ये हल्की फुल्की वोटिंग है, 1.5 लाख बंदा इधर इस वक्त मौजूद है। अब उनके तो हम नहीं बात करते, हम तो अपने देख दो बच्चों को। आप भी उन्हीं में शामिल है। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बच्चों को लेके फिर रहे हैं, सब्जी लेने आए मंडी में। हमने भाईजान को खुदा का खौफ करें, बच्चों को घर बिठाएं। बच्चों को छुट्टियां हुई हैं, किस वजह से छुट्टियां हुई हैं? कोरोना वायरस की वजह से। तो क्यों नहीं घर बिठाया? सामान भी तो लेके आना ना, मुश्किल। इनको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा यार? अपनी फैमिली को आप खतरे में डाल रहे हैं। मेरा क्या जाना है, आपकी अपनी फैमिली। जी अल्लाह खैर करे। भाईजान क्या हाल है आपके? कहाँ लेके जा रहे हैं बच्ची को? बच्चों को वैसी बस आउटिंग पर। यार को खुदा का खौफ करें। फुल टाइम प्रोटेक्ट किया हुआ है, सैनिटाइजर सारे उसके स्लीवलेस बाजू हैं उनके, के बंदे को निकल जाना चाहिए जब सारी चीजें सेफ है। ये सेफ्टी मेजर्स हैं? हाँ जी बिल्कुल सेफ्टी है। एक मास्क बस ठीक है, बिल्कुल। तो खुदा का खौफ करें यार। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक है। बच्चे का क्या नाम है? रेहान। रेहान को लेके फिर रहे हैं आप, कोरोना वायरस चल रहा है पूरी दुनिया में। कोरोना को रखने वाला नहीं है इसलिए एहतियात करें माँ जी, एहतियात। हाँ जी मेहरबानी। यहाँ भी बच्चे हैं जी टेंट के पीछे। अस्सलाम वालेकुम जी, प्यारे भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। इनको कहाँ लेके फिर रहे हैं? यार जिद कर रहे थे, ले आए भाई। आप पापा हैं इनके? जी। तो जिद करें तो बच्चों को ले जाते हैं, और मजबूरी थी यार, ले आए। क्या मजबूरी? जिद कर रहे थे, रो रहे थे यार। मंडी है बस 5 मिनट। इनकी सेहत बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी है सेहत, पता है। पूरी दुनिया इससे लड़ रही है, खप रही है, आप बच्चों को लेके घूम रहे हैं। माजरत चाहते हैं, बहरहाल लेके। बहुत बड़ी वायलेशन है आपके अपने लिए, अपने लिए। जी जी बिल्कुल ठीक। प्लीज़ प्लीज़, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ के सूरत हाल है जी आपके सामने। ये छोटा बच्चा मजदूरी करता हुआ, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है, सारा दिन से कमाना भी है, घर भी लेके जाना है, और सारे इसके सिलसिले हैं। शफीक भाई कितने शफीक हैं आप, बच्चों को लेके घूम रहे हैं। हाँ जी, बस सब्जी लेने आए थे, तंग कर रहे थे कि साथ ही जाना। मैंने कहा चलें आ जाएं। मेरी जान, ये खतरे में है बच्चे कोरोना वायरस की वजह से। हाँ जी, मास्क वगैरह तो पहनाए हुए हैं। नहीं ये काफ़ी नहीं है इनके लिए, इनका घरों में रहना काफ़ी है। ठीक हो गया, आइंदा नहीं लेके निकलेंगे। बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप दुआएं सर आपकी। खरीदारी कर रहे हैं? हाँ जी। कुछ मिला भी है कि नहीं सर। ये बेटा आपका? हाँ जी। इनको घर बिठाते? नहीं अभी बस सामने रहते, अभी लेके आए हैं। इनको स्कूल से छुट्टियां हुई हैं? हाँ जी छुट्टी। क्यों? हाँ जी क्यों हुई हैं? भाई लॉकडाउन की वजह से हुई है। तो आप बाहर फिर रहे हैं? स्कूल ने कहा कि बेटा तालीम का हर्ज कर लो, घर बैठ जाओ। अब्बा कहता नहीं पुत्र मंडी चलो। मंडी चलो, हेल्प हैंड तो चाहिए हमें, बच्चे को साथ रख के कुछ हेल्प हैंड थैला वगैरह पकड़ने के लिए। 2 चक्कर भाई। ये जितने भी आपको वालिदैन दिखाए उसमें सारे जो वालिदैन है वो कहते हैं बच्चे जिद करते हैं हम बाहर ले आते हैं। आप लॉजिक और इसको ज़रा विजुलाइज करें। और बहुत सारी हमने ख़ातीन से भी बात की इस सारे प्रोग्राम में, तो हमें लगा कि जैसे ख़ातीन भी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकी और वो हस्बैंड से कहती हैं कि ये रो रहा है, इसको आप बाहर ले जाएं। ये तो यहाँ का हालात है। मैं चाहूँगा रहीला बीबी आप कंक्लूड फरमा लें पहले बात। ये बाहर रिस्पॉन्स जो सोसाइटी का है वो आपसे शेयर किया मैंने। नहीं ठीक बात कह रहे हैं फहद। जब हम भी किसी न किसी जरूरत के तहत जब बाहर जाएं तो मैं अक्सर देखती हूँ खवातीन मोटर बाइक के पीछे हैं, खावन साथ बैठा है,
बाइक चला रहा है, 2-3 अदद बच्चे भी साथ बिठाए हुए हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। तो हुकूमत को एक बार फिर थोड़ा सख्ती से ही निपटना पड़ेगा। सख्ती से निपटना पड़ेगा। नासिर साहब, और नासिर साहब सारे मसाइल से घिरे जी मेरे साथ रही। नासिर साहब, नासिर सलमान साहब, सारी आपने इनपुट ले ली, ऑपोजिशन क्या सोच रही है, डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, आप अब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो बड़ा मशकूर हूँ आपका कि आपने यहाँ पर दावत दी है। देखें, सारी गुफ्तगू मैंने सुनी है। आज एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 24वां योम तासीस है और ये पार्टी असल में इसलिए क़याम इसका हुआ था इससे 24 साल पहले कि हम समझ रहे थे कि सड़कें और जो तमीरात हैं उससे पहले इंसानों के ऊपर खर्च किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रोडक्ट आज की तारीख़ में पूरी दुनिया में ये मकबूल हुई कि लोगों को टीम किया जाए, उनकी एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाए, उनकी तरबियत पे खर्च किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आप देख रहे हैं कि आज जो हमारी कौम जिस हालात से गुजर रही है, ये इमरान खान साहब का वो बात और वो विजन और जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप अपने लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज एजुकेशन के हवाले से उसको प्रायोरिटाइज़ करें। आज हमने पूरी कोशिश की है कि गुज़िश्ता जो हमारे पास 1 साल 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा मिला है हुकूमत का, उसमें अपने लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया है। एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत आज की तारीख में मैं फहद साहब आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक किसी गरीब मुस्तहिक को 12,000 रुपया नहीं मिला। ठीक से पहले मुझे ब्रेक एक शॉर्ट सा लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नासिर साहब जो है वो अपनी बात कंक्लूड करेंगे। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नासिर साहब, मैं चाहूँगा कि आप बात अपनी पहले कंप्लीट कर लें। तो मैं आपसे जब ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि आपने जितने भी लोगों को दिखाया है वो बहुत ही वो लोग हैं जो कि इस माशरे में पिसा हुआ तबका है, जिसके लिए गुज़िश्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद चीख चीख के कहते रहे कि खुदा के लिए अपनी तरजीहात को तब्दील करें। जब इंसान ना रहेगा तो कोई माशरा तश्कील नहीं पा सकता। बहरहाल में अब कोरोना वायरस के जो इस क्राइसिस हैं, इसमें आप देखें, मुझे शहबाज शरीफ साहब आप दिखाएं कहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप मरियम सफदर रवान कहाँ पर नज़र आ रही हैं। वो क्वारंटीन में है, वो समझ रही हैं हुकूमत क्या चाहती है। हुकूमत चाहती है कि आप घरों पे रहें, आप सोशल डिस्टेंस को इख्तियार करें। अगर वो फंसे हैं तो वो लोग जो इन लोगों के शहनशाही दौर के अंदर ना हुकूमत के फंड्स इनके लिए इस्तेमाल हो सके, ना घरों को ऐसे डिज़ाइन किया गया, ना सड़कों को ऐसा डिज़ाइन किया गया, ना मोहल्लों के अंदर आबादी के जो हमारे यहाँ पर बैरून शहरों से लोग आकर रहाइश पजीर हुए। आज हमने अपने महदूद वसाइल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 12,000 के करीब हर वो शख्स जो कि इसका मुस्तहिक था, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर हमने उनको पहुंचाए हैं। आज रमज़ान का पहला दिन था, उसके बावजूद भी 9 बजे से 4 बजे तक लाहौर के अंदर तूलो अर्ज में हमने इसके कैंप्स लगाए और उन लोगों को जिन्होंने 8171 पे मैसेज किया था उनको पैसे मिले। जहां तक आप ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर मुख्तलिफ नकाइस आपको नजर आए हैं, क्या मुझे बताएं कि 1951 के अंदर यहां लाहौर जैसे शहर की आबादी 10 लाख से कम थी, आज ये करोड़ से ज्यादा बढ़ चुकी है। कोई पिछली 40 साल तक जिन्होंने हुकूमत की, 35 साल तक पाकिस्तान के स्याह और सफेद के मालिक बने रहे, कोई उन्होंने इसके हवाले से ठोस हिकमत अमली इख्तियार की गई हो। ये जो म्यू अस्पताल है, ये जो गंगाराम अस्पताल है, ये गुलाब देवी अस्पताल है, कोई एक अस्पताल आप मुझे बताएं जो कि लाहौर जैसे शहर के लिए इन्होंने डिजाइन किया हो। आज बड़े मियाँ साहब यहां से इसलिए भाग गए हैं कि पाकिस्तान में उनके इलाज और मुआवजे के लिए कोई अस्पताल नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने उन लोगों की निशानदही की है जो अपने बच्चों को घरों से बाहर लेके इसलिए जा रहे हैं कि उनके बच्चे चाहते हैं वो तफरी करें, लेकिन आप मुझे बताएं इस शऊर की नापुख्तगी का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने जो एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कैश इमरजेंसी जो पहुंचाया है, वो एहसास का नाम है। हुकूमतें एहसास करती हैं, हुकूमतें मदद करती हैं, वो अपने हर तबके को वो तरबियत देती हैं जिससे उनकी जिंदगी गुजारने के उनको मौके मुयस्सर आए। ठीक है, डॉक्टर शाहिद मलिक साहब हैं साथ?
जी खान साहब, मैं सुन रहा हूँ। मलिक साहब, ये हुकूमती जवाब तो आपने सुन लिया, तो अब क्या किया जाए फिर? खान साहब, पहले तो बात मुझे एक रिबट करना है पॉलिटिकल विजडम को जो दो सियासी पार्टियों को बंदे दे रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको बताऊं कि पूरी रजीम देख लीजिए, मुझे इस हुकूमत से तो गिला क्या है, मुझे पिछली हुकूमतों किसी हुकूमत की 2 सेक्टर तरजीह कभी नहीं रहे, ना पीपी की, ना नून की, ना पीटीआई की। जो सेक्टर है वो है एक एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ। दोनों सेक्टर डिप्राइव्ड है, एग्जॉस्टेड है। देखिए, अभी आपको इसी कोरोना के रेफरेंस से बताऊं, मैंने 216 मुल्कों के अंदर ये बीमारी आई है और 216 मुल्कों के अंदर मैंने मॉडल को पढ़ने की कोशिश की है। हर उस मुल्क के अंदर ये बीमारी को मैनेज प्रॉपर हो गया जहां पर हेल्थ पूरा एक पब्लिक सेक्टर के अंदर इसकी बॉडी थी, और हर उस मुल्क के अंदर फेल हुआ है जहां पर पीपीपी प्राइवेट मैनेजमेंट को साथ मिला के बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के चला लो, अस्पताल पैड करके चला लो। सुने, नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके की फ्लॉप, इधर अमेरिका के अंदर हेल्थ सिस्टम जीरो, नीचे बिल्कुल रद्दी पे आ गया है। और जहां पे ये कामयाब हुआ है, कोरिया, टोटल पब्लिक हेल्थ सेक्टर, किसी किस्म की प्राइवेटाइजेशन नहीं। पहले मैं आपको बताऊं कि इन तमाम सियासी रहनुमाओं को, पंडितों को ये समझना चाहिए कि हेल्थ और एजुकेशन हर सोसाइटी के अंदर ऑब्लिगेशन होती है, ट्रेड नहीं होती। ये ट्रेड के तौर पे चलाया हमारी तमाम हुकूमतों ने, उस ट्रेड का नतीजा आज निकल रहा है। आज हमारे इंडिकेटर्स इतनी रफ पिक्चर दे रहे हैं कि बांग्लादेश के हेल्थ इंडिकेटर हमसे अच्छे हैं। नेपाल की तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, नेपाल के अंदर हर हेल्थ इंडिकेटर बेहतरी की तरफ जा रहा है। यहां पर इतना एग्जॉस्टेड और खास साहब, मैं आपको एक चीज बताऊं जो अलार्मिंग चीज है। अलार्मिंग चीज है कि हमारे प्लान बनते हैं टावर्स के अंदर, टावर्स उनका जमीन की रियलिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सी विजडम की रिक्वायरमेंट थी, वो उनके सिस्टम को टच कर रहे हैं या इनके सिस्टम को टच कर रहे हैं। एक का सिस्टम था बैड सिस्टम, दूसरे ने उस बैड सिस्टम को नो सिस्टम से रिप्लेस कर दिया। अब देखें, सेंटर के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक अदारा था जिसका नाम था पीएमडीसी। 15,000 बंदे की फोर्स खड़ी थी कि सर्टिफिकेट दे दे और ताकि वो इस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, हेल्थ के अंदर काम कर दे। इनका एक गैर मुल्की डॉक्टर आता है, उसके जेहन में एक ब्रेन चाइल्ड आता है कि इसको मैंने चेंज करके इसको ये कर देना है, जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था, और वो बर्बादी कर दी गई पूरे अदारे की। आज उस अदारे का आफ्टर मैथ अभी तक पूरी हेल्थ सेक्टर, हेल्थ उठा ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रही किधर करना है। हाँ साहब, 2 चीजें होती है, एक होती है पॉलिसी, दूसरा होता है गाइडलाइन। पॉलिसी जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, आप भी मैनेजमेंट का बहुत माशाल्लाह उस्ताद है, उसमें लिखा हुआ है कि पॉलिसी इज द डिक्लेयर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, और जो गाइडलाइंस होती है वो वक्त के मुताबिक चेंज होती है। ये तो मक्खी के ऊपर मक्खी मारने वाली कौम है सारी। पहले डिंगी आया, डिंगी के अंदर नून लीग ने बना दिया डियाग, डिंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप, उसके अंदर वही जूनियर आदमी बैठे थे जो आज सियाग में 1-2 बीच में बैठे हुए हैं, उनकी बात चलती है। अब देखिए, वहां पर प्रूडेंट पॉलिसीज नहीं है। प्रूडेंट पॉलिसीज बनाने के लिए आपको उन बंदों को साथ देना पड़ता है जिनके इंटरेस्ट नहीं होते, जो एक नेशनल प्रूडेंस की बात करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये काम चल रहा है। बिल्कुल सही। डॉक्टर सलमान साहब, अभी क्या आपकी क्या एडवाइस है? गवर्नमेंट कौन कौन से शोबे हैं जिनमें फौरी तौर पर जो है वो कुछ ऐसे कुशंस रखे ताकि ये अब्रप्ट अगर इसी तरह ट्रेजेक्ट्री बढ़ती रही पेशेंट्स की तो हालात बहुत ज़्यादा आपके हाथ से निकल जाएंगे? देखें जी, गवर्नमेंट को अब टोटल फोकस करना चाहिए अस्पतालों के ऊपर और इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज़ को बेहतर करने के ऊपर, क्योंकि इस वक्त कम्युनिटी स्प्रेड तो हो रहा है, लोकल ट्रांसमिशन जिसको ये कहते हैं कि एक बंदे से दूसरे आदमी को ये बीमारी फैल रही है, और तादाद डेफिनेटली ज़्यादा है। जितने केसेस रिपोर्ट हुए हुए हैं या जो डैशबोर्ड पे आपको नज़र आ रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब एक छोटा सा पोर्शन है जो कि आपको नज़र आ रहा है। कम्युनिटी में डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा केसेस हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मरीज़ उस तरह एक बहुत बड़ी तादाद में क्रिटिकल नहीं है। जिस तरह यूके में लोग शुरू ही नमूनिया के साथ हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं और फैलाव का बायस बन रहे हैं। मगर ये कि ये भी एक ख़तरनाक बात है क्योंकि वो उन बुजुर्गों को बीमारी फैला सकते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने का ज़्यादा चांस है, और फिर वो बुजुर्ग सारे नमूनिया के साथ आईसीयूज़ में लैंड करेंगे
लॉकडाउन से बीमारी को सिर्फ स्प्रेड को स्लो किया हुआ है, खत्म ये कोई नहीं हो रही, क्योंकि डेफिनेटली एक फैलेगी स्लो तो अस्पतालों पे लोड कम पड़ेगा, तो अस्पतालों पे लोड कम पड़ेगा तो हुकूमत के लिए भी आसान है चीज़ों को मैनेज करना। मगर क्योंकि ये एक टाइम मिला हुआ है गवर्नमेंट को, इसके अंदर इन्हें चाहिए कि जिस तरह आर्मी की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप अस्पतालों में मुख्तलिफ जगहों पर बैकअप देने की कोशिश कर रहे हैं, खुद आके वेंटिलेटर्स वगैरह चेक कर रहे हैं, इनकी जो सेंट्रल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वर्कशॉप है वो भी हर अस्पताल का विजिट करे, जहाँ जहाँ जो इक्विपमेंट ख़राब है या कोई किसी के अंदर प्रोब लगने वाला है, किसी के अंदर ऑक्सीजन का कोई छोटा सा पॉइंट ख़राब है, किसी का बीपी का ख़राब है, अगर आप मेरे साथ अभी भी चलेंगे तो आपको एक सर्वे करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा होगा कि यार यहाँ यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो एक टीम बनाएं, उसके ज़रिए ये सारे इक्विपमेंट को ठीक करें, जहाँ जहाँ कोई आईसीयूज़ में कोई प्रॉब्लम है, कोई बेड नहीं ठीक, बहुत सारे मसले हैं जो ऑन ग्राउंड आपको जाके पता लगते हैं, तो उनको छोटे छोटे मसाइल के लिए एक रोज़ाना टीम हो, वो शाम को जाके मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दे के आज इतने अस्पताल देखे हैं, ये 200 रुपये का पुर्जा लगना है। अब जो जिस तरह आर्मी से हमने कुछ अस्पतालों में उन्होंने हमें सपोर्ट दी और वेंटिलेटर्स उनकी टीम ने आके ठीक किए हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 1200 रुपये की पावर सप्लाई डली, डॉक्टर साहब 2300 रुपये का ये डला। हुकूमत के पास भी बंदे हैं, मगर हुकूमत के बंदे सारे बदनीयत हैं, पुराने बायोमेडिकल इंजीनियर्स भर्ती हुए हुए हैं, वो 2 लाख रुपए का बिल बना देते हैं 1200 रुपये का। और एक इस तरह एक निज़ाम चल रहा है, क्योंकि सियासी भर्तियां हुई हुई हैं, पिछले 10 साल से लोग लगे हुए हैं उनकी, और वही फिर हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है कि वो उन्हीं लोगों पर रिलाई कर रही है जो कि पहले से लगे हुए हैं और उन्हीं के जरिए इस निज़ाम को चला रहे हैं। भाई वो तो निज़ाम पे पैरासाइट है, उन्होंने तो निज़ाम का बेड़ा गर्क किया हुआ सारे का। तो अब ये ज़रूरी है कि ये एक तो इक्विपमेंट को देखें, दूसरा ये कि लोगों के एतमाद को बहाल करें। लोगों को जो खौफ है इतना ज़्यादा कि जी हमें पुलिस उठा लेगी, हमें ज़बरदस्ती फलां जगह दाखिल करा देंगे, कोई मिलने नहीं देगा, खाना नहीं मिलेगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, नहाएंगे कैसे, 14 दिन कैसे गुजरेंगे। और फिर जो बंदे अगर अंदर हैं, अब कई डॉक्टर्स हमारे PKI में एडमिट हैं, तो वो कहते हैं कि यार सर टेस्ट कब होगा, सर आप किसी को कहें रिपोर्ट आ जाए, मेरी आज करा दें। मतलब लोगों की एक अनसर्टेनिटीज बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि फैमिली मिल नहीं सकती 14 दिन, और फिर उनको एक होम आइसोलेशन की तो अभी पॉलिसी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि डे टू डे पे रिवाइज करें पॉलिसी को, और ऐसे लोगों को ज़रूर बुलाएं कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में जो जिनके पास वायबल सजेशंस हैं। ठीक है रहीला बीबी, क्या आपकी इनपुट क्या है, किस तरीके से टैकल किया जा सकता है? और नासिर सलमान साहब की गुफ्तगू भी आप सुन रही थी। देखिए फहद, मैं यहाँ पर 2-3 बातों का मैं रिस्पॉन्स जरूर करना चाहूंगी। मेरे यहाँ PKI के भाई यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने अपना 24 साल का जो था आज योम तसीस का जितना गुस्सा निकालना था वो यहाँ पर निकाला। पता नहीं कौन सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सड़कों की जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं, तो अगर ये ऐसी बात नहीं थी तो आपके माशाल्लाह इमरान खान साहब, आपके बुजदार साहब, आपके बुजरा हजरात क्यों जाना जाके इफ्तिताह कर रहे हैं उन तमाम मनसूबों के जो मियां नवाज शरीफ या मियां शहबाज शरीफ छोड़ करके गए हैं। अब तो बताना कि उनके इफ्तिताह उनकी बुनियादों पे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आपके हेल्थ सेक्टर पर। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे ये बताइए कि आप तमाम पंजाब का जितना हेल्थ का निजाम था, आप सब के सब उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। आपने जितनी इस डिजीज को मात देनी है, इस वबा के साथ आपने लड़ना है, वो हेल्थ का जो सारा निजाम था जिसको आप डेड भी कह रहे हैं, लेकिन आप उसी के थ्रू काम भी कर रहे हैं ना, उसी के जरिए। तो ये मैं हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जनाब तमाम टीचिंग हॉस्पिटल जो पंजाब के अंदर मौजूद है, वहां पर हेपेटाइटिस की मशीनरी मौजूद है। आपको फौरी तौर पर कोरोना किट्स को वहां पर करके इंपोर्ट करके तो आपको इंस्टॉल कर लेना चाहिए था। आप नहीं कर सके, ना ही आप लोगों की है ये वबा। क्या 24 साल पहले PTI को पहले से खबर हो गई थी कि 24 साल बाद पाकिस्तान के अंदर वो वबा आएगी? जनाब आपने सड़कों और ये जो तामीरात की आप बात कर रहे हैं, मेरा भाई यहाँ पर जाकर पूछे, मारे मारे फिर रहे हैं इनके पार्लियामेंटेरियन बुजदार के पीछे और इमरान खान के पीछे कि हमें डेवलपमेंट के फंड दे दे, हम सड़कें बनाना चाहते हैं, हम गलियां बनाना चाहते। क्यों बनाना चाहते? मत बनाए ना, उठाए अपना सारा फंड। क्यों नहीं आप अपने अपने जिलों के अंदर हॉस्पिटल्स बना रहे? आप तो पूरे का पूरा सिस्टम उसी के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, उसी के साथ जंग लड़ रहे हैं इस कोरोना की, जो शहबाज शरीफ आपको देकर गया है। जो शहबाज शरीफ ने आपको हॉस्पिटल्स दिए, आपको जो निजाम दिया, उसके अंदर जो अभी आपने देखें कि आपकी खुद अपनी हेल्थ मिनिस्टर कहती है कि हमारे पास 1300 से 1400 वेंटिलेटर सिर्फ पंजाब के अंदर मौजूद हैं, जिसमें से कुछ 70-80 खराब हुए जिनको हम ठीक नहीं करवा सके। तो इसमें नाहली किसकी है? अब आप KP के अंदर देख ले, मैं खाली लाहौर के साथ उसका कंपेयर पूरे KP की बात करूंगी। आपकी वहां पर हुकूमत है 8 साल से पिछले, आपके पास सिर्फ 150 वेंटिलेटर है KP के अंदर, और सिर्फ लाहौर के अंदर 100 से ज्यादा वेंटिलेटर मौजूद है। आपको बात करते हैं PTI के भाइयों को शर्म आनी चाहिए। मुझे शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक एक शॉर्ट लेंगे जी, ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रहीला बीबी, मैं चाहूंगा कि आप पहले अपनी गुफ्तगू कंक्लूड फरमा लें। मैं तो बस फहद ये बात करूंगी कि अब कल से जो आप बात पूछ रहे हैं इनसे कि अवाम की
तादाद क्यों बढ़ रही है कोरोना की, हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। अवाम को राशन नहीं मिल रहा, हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। अवाम को कितने मसाइल से वो दरपेश हैं, हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए। हमेशा आप अपोजिशन की जो तनकीद है उसको मुस्बत लेने के बजाय ये हमेशा आप इनसे देखें, आप कोई भी मौजूद हो, पीटीआई का कोई भी मेंबर मौजूद हो, वो अजीबोगरीब सी गुफ्तगू शुरू कर देता है, क्योंकि इनके पास इम्प्लीमेंटेशन करने के कोई जवाब ही नहीं होता, कोई इनके पास बात नहीं होती, इन्होंने काम किया क्या है, कर क्या रहे हैं, इनके पास कोई डाटा मौजूद नहीं होता। और ये बजाय इसके कि इस वबा से लड़े और सबको साथ लेके चले, ये हर वक्त इस बात पे रहते हैं कि तनकीद कौन से मौके पे करनी है और किस किस तरह से अपोजिशन को मुझे स्नब करना है। ये रवैया बड़ा गलत है। इस रवैये ने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हमारे मॉरल को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जिसका रिसेंटली अभी आपने देखा कि पूरी कौम को आप बेहया करार दे देते हैं, पूरी कौम को आप बददियानत करार दे देते हैं। और ये जो भाई बड़े पीटीआई के यहाँ बने बैठे हैं ना, तो जनाब आप भी उन्हीं में शामिल हैं जिनको पीटीआई वालों ने कहा कि आप बड़े बददियानत हैं, बड़े बेहया लोग हैं, आप भी उन्हीं में शामिल। बड़े सख्त लफ्ज आप इस्तेमाल कर रही हैं जी। नासिर भाई सबसे पहले तो मैं फिर एक मरतबा आपको बताऊं कि इस हवाले से हमारी हुकूमत, मैं आपके पहले भी प्रोग्राम में ये ख्यालात शेयर करता रहा हूं कि हमने लाहौर जैसे शहर में और इसके अलावा पूरे पंजाब में फील्ड हॉस्पिटल जो कि कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए स्पेशली हमने उनको बनाया। यहाँ पर एक्सपो सेंटर के अंदर, काला शाकाकू में, म्यू हॉस्पिटल में, और इसके अलावा जो कैंपेन है मीडिया के ज़रिए हमने अवेयरनेस की हमने मुख्तलिफ SOPs को जारी किया ताकि लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से आसानी पैदा हो। जहाँ तक कोरोना वायरस की जो इस वक्त पेंडेमिक का हम सामना कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अहम बात की है। ये मेरी बहन जो यहाँ पर बात कर रही थी, ये रिलेट करती है माजी के साथ। कुछ ऐसे लोगों को सियासी बुनियादों के ऊपर यहाँ पर भर्ती किया गया, उन लोगों को जो शायद ज़िंदगी के अपने मेरिट को अगर फॉलो करते तो शायद यहाँ पर रेडी भी ना लगा पाते। उनको एक ऐसी जगहों के ऊपर उनको लगाया गया कि आप यकीन करें कि हमारी हुकूमत के विरसे में जो मामलात आए हैं, अगर मैं एक एक करके आपको गिनवाना शुरू करूं तो शायद 5 मजीद प्रोग्राम आपको सिर्फ इस वजह से करने पड़े कि कैसे कैसे बददियानत और कुछ ऐसे ना है लोगों को हमारे विरसे में दिया गया, जिनको संभाल के हम कोरोना वायरस जैसे मर्ज का भी मुकाबला कर रहे हैं और उस बीमारी का भी कर रहे हैं जो हमें विरसे में मिली। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में अपनी हिदमत के, अपनी जमहूरी रवायात के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, जो दिखावे पे नहीं अमली इक़दामात के ऊपर मबनी है। मलिक साहब अब मुझे ये सिर्फ जानना है आपसे आखिर में कि अभी कौन से ऐसे मामलात हैं जिनको फौरी तौर पर किया जाए तो वो ट्रेजेक्ट्री जिसका आपने स्केच खींचा कि 67 डेज में 1 लाख और उसके अगले 11 दिन में डबल पे चले जाएगी तादाद 2 लाख, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए फौरी तौर पे? हाँ साहब, मुझे सिर्फ 2 चीजें कहनी है। पहली बात तो एक मैं बताऊं कि किसी रियासत के 3 रिसोर्स होते हैं। एक रिसोर्स है मैन, मनी, मटीरियल, टीम मैनेजमेंट का यह असूल है। इन तीनों के साथ माजी में खिलवाड़ किया गया और अब भी बैड गवर्नेंस हो रही है तीनों के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि करना क्या चाहिए। करना यह चाहिए कि हमने सिर्फ स्प्रेड को स्लो डाउन करना है। स्प्रेड को स्लो डाउन करने का सिर्फ एक तरीका है, स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन। स्ट्रेटेजी कहते हैं हिकमत अमली को। उस हिकमत अमली के अंदर जगह डंडा चलाना है वहां डंडा चलाएं, जगह सख्ती करनी है वहां सख्ती करें। आपने अगर क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट खेले, अगर कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी खेले। क्रिकेट और कबड्डी मिला के नहीं खेले जा सकते और बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये हो। बहुत शुक्रिया जी। पैनल में जितने भी हमारे साथ मौजूद मेहमान थे उन सबका बहुत शुक्रिया। और हुकूमत कहती है सोसाइटी रिस्पॉन्ड करे और हुकूमत को जो है फ्रंट फुट पे आके सोसाइटी से रिस्पॉन्ड करवाना है, फिर ये बात जो है वो स्लो की तरफ जाएगी। अदरवाइज 67 डेज में अगर 1 लाख तादाद जाती है तो ये 11 दिन बाद डबल पे चले जाती है, जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक भी हो सकता है। फातिह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।